वार्म वेलकम टू झलक। आई एम पायल पवार और आज इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की सारी खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज की। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। The Ministry of Road Transport and Highways has announced the launch of a knowledge share platform by the National Highway Authority of India. यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। ये रोड डिजाइन, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इससे रिलेटेड एरियाज के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विचारों और ज्ञान को साझा करने के लिए विशेषज्ञों और नागरिकों के लिए एक सहयोगी स्थान के रूप में काम करेगा। द प्लेटफॉर्म इंटेंड्स टू एनकरेज द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेटिव आइडियाज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि इस मंच का इरादा दुनिया भर से सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करके इसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देना है। National Highways Authority of India was constituted by an Act of Parliament in 1988 under the administrative control of the Ministry of Road Transport and Highways. NHAI has been set up as a central authority to develop, maintain and manage the national highways entrusted to it by the Government of India. The authority, however, became operational in February 1995. Reports and indices. Global Gender Gap Report 2023. हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 का 17वां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें 146 देशों में जेंडर पैरिटी यानी लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। The global gender gap score in 2023 stands at 68.4%, indicating a modest improvement of 0.3% points compared to the previous year. Iceland has maintained its position as the most gender equal country for the 14th consecutive year with a gender gap score of 91.2%. तीन अन्य नॉर्डिक देश नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन शीर्ष 5 रैंकिंग में आइसलैंड के साथ शामिल हो गए हैं, जो लैंगिक समानता के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करता है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर में जेंडर इक्वालिटी 60.1% है, जो कार्यबल में लैंगिक समानता हासिल करने में लगातार चुनौतियों को उजागर करता है। भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस रिपोर्ट के 2023वें संस्करण में 146 देशों में से 2022 के बाद 135वें नंबर से अब ये 127वें स्थान पर पहुंच गया है, जो इस रैंकिंग में सुधार का संकेत देता है। इंडिया हैज मेड स्ट्राइड्स इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अचीविंग 25.3% parity in this domain. Women represents 15.1% of parliamentarians, which is the highest representation since the inaugural report in 2006. Star rating registration process for coal mines. कोयला मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कोयला और लिग्नाइट खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस स्टार रेटिंग नीति का लक्ष्य 7 प्रमुख मापदंडों में अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर खानों का मूल्यांकन करना है, जैसे कि माइनिंग ऑपरेशंस, एनवायरमेंट रिलेटेड पैरामीटर्स, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, बेस्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, वर्कर रिलेटेड कंप्लायंस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसका उद्देश्य खदानों के बीच वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन, उन्नत खनन प्रौद्योगिकी को अपनाने और आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को पहचानना है। Indian coal has high ash content which varies from 35 to 45% compared with that of coal in other parts of the world, which is around 15%, while it has no sulfur content about 0.5%. Coal is found in Damodar, Mahanadi, Godavari and Narmada valleys. National Florence Nightingale Award. Recently, the President of India presented the National Florence Nightingale Awards for the years 2022 and 23 to the nursing professionals at a function held at राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मान के रूप में की गई थी। इन पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में नर्सों के उल्लेखनीय कार्यों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना है। इन प्राइजेस के जरिए नर्सों को उनकी समर्पित सेवा जारी रखने और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना है।
The National Florence Nightingale Awards are presented in different categories to recognize various aspects of nursing excellence. These categories may include auxiliary nurse and midwife, lady health visitors and nurse. The award carries a cash prize of 50,000 rupees and a certificate and a medal. ODOP Sampark event in Nagaland. Recently, the Department for the Promotion of Industry and Internal Trade and Invest in India, in collaboration with the Department of Industries and Commerce, Nagaland organized the ODOP Sampark event in Nagaland. एक जिला एक उत्पाद देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा देने और ब्रांडिंग करके जिला स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। इस आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड और अन्य विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से नागालैंड से बाजार पहुंच में सुधार करना था। यूनियन बजट 2023-24 has allocated 5,000 crore rupees for the construction of unity malls across the country, which will act as centralized marketplaces for ODOP products. The event showcased various ODOP products from Nagaland, including chili, fish, coffee, and turmeric. PM Modi's US visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में काफी मायने रखती है। Key points. PM Modi's visit to the US began with a grand arrival at Lord New York Palace Hotel, where he was greeted with the chants of Bharat Mata Ki Jai. He also interacted with the Indian diaspora, graciously giving autographs to representatives. PM Modi also met with Tesla CEO Elon Musk. एलन मस्क ने उनकी बातचीत को उत्कृष्ट बताया और 2024 में भारत आने की अपनी योजना व्यक्त की, जो भारत और टेस्ला के बीच भविष्य में सहयोग की संभावना का संकेत देता है। न्यूयॉर्क में अपने समय के दौरान पीएम मोदी ने उल्लेखनीय हस्तियों के साथ व्यवहारिक बैठकें की। अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में पीएम मोदी 22 जून को अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। And these discussions will focus on consolidating bilateral cooperation and engagement in plurilateral forums such as the G20, Quad, and Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Mobile Air Pollution Monitoring Framework. IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचा पारंपरिक निगरानी विधियों की सीमाओं को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाली मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी रूपरेखा विकसित करके वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन निगरानी के क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट प्रगति की है। And this innovative approach utilizes data science, Internet of Things, technology, and low-cost pollution sensors mounted on public vehicles to dynamically monitor air quality at a high spatial and temporal resolution. इस परियोजना को कात्रु यानी तमिल में इसका मतलब है वायु के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक स्थिर निगरानी स्टेशनों की सीमाओं को संबोधित करना और नीति निर्माण और शमन रणनीतियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। The limitation of traditional air quality monitoring is fixed monitoring stations and the air quality index. Introducing the IoT-based mobile air pollution monitoring framework is leveraging low-cost air quality sensors. UPI payments. भारत में यूपीआई लेन देन में तेजी से वृद्धि के कारण बैंक्स और ऐप द्वारा विभिन्न दैनिक सीमाएं लागू की गई हैं, जिससे मूल्य और मात्रा के संदर्भ में सीमाओं का एक जटिल परिदृश्य तैयार हो गया है। यूपीआई ने 2021 में रोजाना 20 लेन देन और प्रतिदिन 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की है। हालांकि बैंकों और ऐप्स ने अपनी सीमाएं लागू कर दी हैं, जिससे जटिलता बढ़ गई है। यूपीआई लेन देन में वृद्धि ने बैंकिंग बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमताओं के लगातार विकास और सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। Certain specific categories of transactions such as capital markets, collections, insurance, and forward-inward remittances have a higher limit of ₹2 lakh. For UPI-based applications supported by blocked amount system IPO and retail direct schemes, the limit for each transaction was increased to ₹5 lakhs in December 2021. India joined NASA's Artemis Accords. आर्टेमिस समझौते में भारत की भागीदारी स्पेस एक्सप्लोरेशन और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में सहयोग के साथ वैश्विक प्रौद्योगिकी में देश के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। PM Narendra Modi signed the Artemis Accords during his state visit to the US, marking India's commitment to global space cooperation and lunar exploration. यानी नासा और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा शुरू किए गए समझौते नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने और मंगल ग्रह और उससे आगे अंतरिक्ष में अन्वेषण का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
Grounded in the UN Outer Space Treaty of 1967, the Artemis Accords serve as a non-binding multilateral arrangement between the US government and other world governments participating in the Artemis program. This US-led initiative aims to land humans on the moon by 2025 and foster future space exploration endeavors. As of June 2022-23, 26 countries and 1 territory have signed the accords with the representation from Europe, Asia, North America, Oceania, Africa and South America. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम यानी यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, वेस्ट मैनेजमेंट, खाद्य पैकेजिंग और अन्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अपने खुद के उद्यम यानी खुद के बिजनेस को शुरू करने या विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। टू एनहांस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल लेवल स्कीम्स फॉर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन एंड लाइवलीहुड प्रमोशन by providing capacity building support to NULM. The project will cover 8 cities in the initial phase and will span over 3 years with a possibility of extension beyond 2025. UNDP NULM को राष्ट्रीय स्तर की क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करेगा जिसमें ज्ञान सृजन और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसे शहरी गरीबी से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह संकलित करना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। यूएन में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को रोकने के चीन के हालिया कदम ने ध्यान आकर्षित किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच चिंता बढ़ा दी है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को काली सूची में डालने के प्रयासों को अवरुद्ध किया है। 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हिस्सा है और इसका कदम आतंकवादियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना है। The Al Qaeda Committee was established as the Al Qaeda and Taliban Sections Committee on October 15, 1999, after Security Council Resolution 1267 designated Al Qaeda and the Taliban as terrorist bodies. Under the committee regime, any UN member state can propose the name of an individual or group to be designated as a terrorist. A committee member can block blacklisting proposal by raising objections or applying a technical hold on a proposal. Art and culture. पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट बाइडेन एक्सचेंज यूनिक गिफ्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दोस्ती और डिप्लोमेसी के प्रतीक के रूप में अद्वितीय और विचारशील उपहारों का आदान प्रदान किया। स्पेशल सैंडलवुड बॉक्स। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक खास चंदन बॉक्स भेंट किया है। ये बॉक्स जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा सावधानी पूर्वक हैंडक्राफ्टेड किया गया था, जो भारत की उत्कृष्ट कलात्मकता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। इस बॉक्स में भगवान गणेश की एक मूर्ति थी जो हिंदू धर्म के पूजनीय देवता हैं, जो ज्ञान, सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त इसमें एक दिया, एक तेल का दीपक शामिल था जो भारतीय संस्कृति में बहुत आध्यात्मिक महत्व रखता है। लैब विकसित डायमंड। सराहना के संकेत के रूप में पीएम मोदी ने प्रथम महिला यानी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक लैब विकसित हीरा उपहार में दिया है। इस हीरे को खास रूप से पृथ्वी से खनन किया गया है। पृथ्वी से खनन किए गए हीरो के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता के लिए चुना गया था। इसके अलावा प्राचीन अमेरिकी बुक गैली। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्त निर्मित यानी हैंडक्राफ्टेड प्राचीन अमेरिकी बुक गैली भेंट की है। ये उपहार यूएस और भारत के बीच समृद्ध साहित्यिक विरासत और ज्ञान के प्रति साझा प्रेम का प्रतीक है। पुस्तक गैली का एक ऐतिहासिक महत्व है जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक सहयोग के महत्व को दर्शाती है। पाकिस्तान बैन्स होली। पाकिस्तान ने हाल ही में देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होली और अन्य हिंदू त्योहारों के जश्न पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। ये निर्णय उस चीज की रक्षा के लिए किया गया था जिसे सरकार राष्ट्र की नष्ट हो रही इस्लामी पहचान मानती है। इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को होली मनाते हुए दिखाने वाला एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो उसके बाद इस्लामाबाद में सभी हाई शिक्षा आयोग द्वारा प्रतिबंध जारी कर दिया गया था। इस वीडियो का शीर्षक है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान में होली समारोह। पाकिस्तान में सबसे बड़ा होली उत्सव यूनिवर्सिटी परिसर में सैकड़ों छात्र नृत्य करते और त्योहार का आनंद लेते हुए दिखाई दिए।
उच्च शिक्षा आयोग ने उन गतिविधियों को देखकर दुख व्यक्त किया जिनके बारे में उनका मानना है कि ये देश की सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से अलग है और इसकी इस्लामी पहचान के लिए हानिकारक है। चाइना इंक्स डील विद पाकिस्तान। चीन ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के संकेत के रूप में पाकिस्तान के साथ 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए $4.8 बिलियन का भारी समझौता किया है। China and Pakistan have signed a significant agreement worth $4.8 billion to establish a 1200 megawatt nuclear power plant. This deal reflects a deepening strategic cooperation between the two nations and comes as a welcome development for Pakistan. Pakistan is determined to enhance its energy sector and overcome its economic difficulties by assuring the prompt initiation of the nuclear power plant project. Titanic sub destroyed in catastrophic implosion. A deep-sea submersible carrying 5 people on a voyage to the century-old wreck of the Titanic was found in pieces from a catastrophic implosion. यानी कि टाइटैनिक की सदियों पुराने मलबे की यात्रा पर 5 लोगों को ले जा रही एक गहरे समुद्र की पनडुब्बी को विनाशकारी विस्फोट के टुकड़ों में पाया गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने घोषणा की कि सबमर्सिबल को टुकड़ों में खोजा गया था, जो एक कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन विस्फोट के परिमाण स्वरूप हुआ, जिसने उसमें सवार सभी 5 लोगों की जान ले ली। इस जहाज की बहुराष्ट्रीय खोज उत्तरी अटलांटिक के सुदूर गहराई में टाइटैनिक के धनुष के पास एक मलबे के क्षेत्र का पता लगाने के साथ समाप्त हो गई हुई, जिसमें टाइटैनिक के प्रमुख टुकड़े भी शामिल थे। The Titan had been missing since its lost contact with its surface support ship from a week. The crew included Stockton Rush, the founder and CEO of Ocean Gate Expeditions, who was piloting the submersible. इसके अलावा जो अन्य पीड़ित ब्रिटिश अरबपति और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग, पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान, जो कि दोनों ब्रिटिश नागरिक हैं, और फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी और मशहूर टाइटैनिक विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जोलेट थे। पीएम मोदीज विजिट टू इजिप्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर खास ध्यान देने के साथ एक व्यापक वार्ता की। आपको बता दें कि कुल 26 सालों में किसी प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। मिस्र में अल हकीम मस्जिद में पीएम मोदी की यात्रा दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय पर खास ध्यान देने के साथ भारत और मिस्र के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी कन्फेरेड विद द अरब कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल। मोदी और अल सीसी ने राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश संबंधों, वैज्ञानिक और एकेडमिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के साथ साथ व्यापक बातचीत के बाद रणनीतिक साझेदारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। सितंबर में होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है, जिससे भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022। साल 2022 में सामाजिक और जलवायु संकट के कारण अपने घरों से बेघर होने वाले लोगों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है, जैसे कि यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की एक रिपोर्ट में बताया गया है। जबरन विस्थापन पर इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से परेशान करने वाली घटनाओं के कारण अपने घरों से भागने को मजबूर होने वाले लोगों की संख्या 2022 के अंत तक रिकॉर्ड 108.4 मिलियन। 2022 में विस्थापन का मुख्य कारण यूक्रेन में पूर्ण पैमाने पर युद्ध था, जो फरवरी 2022 में भड़का और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे तेज और सबसे बड़े विस्थापन संकटों में से एक पैदा हुआ। Other ongoing and new conflicts also contributed to forced displacement across the globe, such as in the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, and Myanmar, where more than 1 million people were displaced within each country. निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। 90% विस्थापित आबादी इन्हीं देशों से आती है। Least developed countries hosted 20% of the global refugee population, with nations such as Bangladesh, Chad, the DRC, Ethiopia, Rwanda, South Sudan, Uganda, Tanzania, and Yemen facing significant challenges. Legal counsel challenges ED's authority in PAMLA arrestees. मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ वकील ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित एक मामले में हिरासत में पूछताछ पर जोर देने के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। The council argued that the PMLA does not grant ED officials the power of a station house officer, making their demand for custody of the arrested person legally questionable.
Additionally, a Supreme Court ruling was cited that restricts custodial interrogation beyond 15 days from the date of arrest, regardless of circumstances. The ED is a multidisciplinary organization mandated with investigation of offences of money laundering and violations of foreign exchange laws. It functions under the Department of Revenue of the Ministry of Finance. लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ सबमरीन केबल लैंडिंग इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पनडुब्बी केबल सिस्टम में बिना किसी हिस्सेदारी के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों के बारे में चिंता जताई, जो भारत में पनडुब्बी यानी सबमरीन केबल बिछाने और रखरखाव के लिए मंजूरी मांग रही है। The recommendations of TRIA are amending the ILD permits to include two categories of cable landing stations, locations, main CLS and CLS point of presence. सीमलेस नेशनल एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पनडुब्बी केबल संचालित को महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। It proposes exemption from custom duty and GST for goods and items required for CLS submarine cable operation and maintenance. The requirement for the Indian entity-owned vessels for the undersea cable maintenance will reduce delays and decrease reliance on foreign providers for repairing subsea cables. अब बात करते हैं पीपल इन न्यूज के बारे में कि कौन लोग न्यूज में बने रहे और किस कारण वे न्यूज में बने रहे। आलोक कुमार को विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एशियाई विकास बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये समूह प्रसिद्ध उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों सहित 8 सदस्यों से बना है और विकासशील देशों के लिए एडीबी गतिविधियों में आईसीटी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए समर्पित है। आलोक कुमार पूर्व एनसी कॉर्पोरेशन फेलो और समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक कात्सुमी एमुरा से ये भूमिका लेते हैं। आलोक कुमार अपने विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए एडीबी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को इष्टतम रूप को अपनाने के लिए रणनीतिक सुझाव प्रदान करने के लिए अपने सालों के अनुभव और व्यापक ज्ञान का उपयोग करती हैं। हसमुख अधिया, a senior retired bureaucrat and former Union Finance Secretary and Revenue Secretary, has been named as the chairman of GIFT City Limited. इस संगठन गांधीनगर में स्थित भारत के पहले स्मार्ट शहर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के विकास के लिए जिम्मेदार है। हसमुख अधिया ने गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मांकड़ से अध्यक्ष की भूमिका ली है। गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी ये भूमिका के अलावा हसमुख अधिया को गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड दोनों राज्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के बोर्ड के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रूबी सिन्हा को 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेन्स वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। She is the founder of She at Work and Common Brand Communications, will assume the role. BRICS Chamber of Commerce and Industry is dedicated to fostering trade, commerce and entrepreneurship among the BRICS nation and other friendly countries. It was founded in 2012 with the effort of eminent professionals and entrepreneurs, and it is a not-for-profit and non-governmental organization. पेटेरी ऑर्पो, फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेटेरी ऑर्पो को संसद द्वारा देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑर्पो 4 दलों वाली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें धुर दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी भी शामिल है, जो इमाइग्रेशन पर सख्त उपाय लागू करने का इरादा रखती है। 160 सदस्यों के पक्ष में 81 ने विरोध किया और 11 अनुपस्थित रहे। संसद ने ऑर्पो के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जो अप्रैल में चुनावों में विजयी हुए। किरियाकोस मित्सोटाकिस, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के किरियाकोस मित्सोटाकिस ने स्पष्ट बहुमत के साथ ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। आपको बता दें, ये ग्रीस के क्रेडिट रेटिंग को फिर से बनाने, नौकरियां पैदा करने, वेतन बढ़ाने और राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने के अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। उनकी पार्टी ने 300 सीटों वाली संसद में 185 सीटें हासिल की और वामपंथी सिरिजा पार्टी को पीछे छोड़ दिया, जिसने देश के आर्थिक संकट के दौरान 2015 से 19 तक ग्रीस पर शासन किया था। एडीवू, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स, जो एक चीनी ई-कॉमर्स कंपनी है, कोविड-19 महामारी के बाद बाजार हिस्सेदारी और विकास सुधार में चुनौतियों का सामना कर रही है, नेतृत्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। मुख्य कार्यकारी डैनियल झांग, जो 8 साल से इस कंपनी के साथ हैं, उनकी जगह कार्यकारी उपाध्यक्ष जोसेफ साई लेंगे, जो बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे।
अलीबाबा के कूल ताओबाओ और तमाल ऑनलाइन कॉमर्स डिविजनों के अध्यक्ष एडी वू कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मार्केट वैल्यू यानी कि बाजार मूल्य 240 अरब डॉलर है। अलीबाबा एक प्रमुख चीनी मल्टीनेशनल समूह है जो ई कॉमर्स, प्रौद्योगिकी और अलग अलग अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। 1999 में जय मार्क और उद्यमियों के एक समूह द्वारा स्थापित अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक बन गई है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. Also, subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.